कार स्वागत है आपका नो योर कंपनी में। और आज हम बातचीत करेंगे ब्लू स्टार के एमडी बी त्यागराजन से और उनसे जानेंगे कि 2023 का आउटलुक कैसा दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। 3 सत्रों की गिरावट के बाद बाजार में जोरदार शॉर्ट कवरिंग। निफ्टी 200 और निफ्टी बैंक 400 अंक से ज्यादा दौड़ा। रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस में सबसे ज्यादा तेजी, मिड कैप में भी बहार। आज शाम आने वाले हैं टीसीएस के नतीजे। उससे पहले शेयर्स में जबरदस्त तेजी और पूरा आईटी सेक्टर हरियाली के साथ कामकाज कर रहा है। करीब 2.5% दौड़ा निफ्टी आईटी इंडेक्स। टीसीएस, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज 3% ऊपर। दिग्गज के साथ मिड कैप टेक कंपनीज में भी तेजी। आज दूसरे सेक्टर्स में भी जोरदार खरीदारी। सरकारी बैंक, मेटल, एनर्जी, ऑटो और एनर्जी शेयर्स में भी 1% से ज्यादा की तेजी। एफएमसीजी शेयर में भी मजबूत कारोबार। तीसरी तिमाही के अपडेट के बाद टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी मजबूती। पॉजिटिव वॉल्यूम ट्रेड से बड़ा भरोसा। अच्छे अपडेट के बावजूद टाइटन 2% नीचे। और इक्विटी नहीं, गोल्ड में भी तेजी का मूड। एमसीएक्स पर सोना 56,000 के पार निकलकर 2.5 साल की ऊंचाई पर। सोने के उछाल से गोल्ड फाइनेंस कंपनियों में भी रौनक। एक नजर बाजार पर डालते हैं। बहुत ही मजबूत ट्रेडिंग सेशन है और जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग है। थर्सडे और फ्राइडे की पूरी गिरावट की लग रहा भरपाई है, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी नरमी आपको दिख रही होगी इस चार्ट के जरिए। आखिरी तरफ देखिए टॉप बन रहा है और उसके बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग है। हालांकि अच्छी खासी रिकवरी आप कह सकते हैं। यहाँ पे 200 पॉइंट अभी भी ऊपर, 750 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स है। बैंक निफ्टी भी 400 है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन इस तरफ इशारा कर रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी अच्छी खरीदारी, जिसमें से मिड कैप का पार्टिसिपेशन आप कह सकते हैं। सेक्टोरल देखें तो जैसे आईटी आज बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। टीसीएस के नतीजों से पहले छोटे बड़े सभी तरीके के आईटी शेयर्स में अच्छी तेज़ी है। क्या टीसीएस एक पॉजिटिव सरप्राइज दे सकता है, उसकी वजह से इतनी मजबूती आ रही है, या बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे इसलिए एक शॉर्ट कवरिंग भर है, ये कहना मुश्किल है। नतीजों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जिस तरह का मूवमेंट बन रहा है वो दिक्कत है। एक बार एडवांस डिक्लाइन का चार्ट फिर से दिखाइए। यहाँ पे अब देखिए थोड़ी जो है लाल लकीर जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है और हरी लकीर तेजी से नीचे की तरफ आ रही है। अभी भी कारोबार बाकी है, 2 घंटे का। देखते हैं क्या तस्वीर बनती है। गाबा जी से एक राय लेते हैं बाजार पे। गाबा सर, मार्केट जो है एक बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग दिखाई उसने, लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो 197 पॉइंट निफ्टी है। क्या कन्विक्शन नहीं है क्या इसमें? नहीं, कन्विक्शन तो है। देखिए, ऐसा है कि जो फ्राइडे का लो था, आपको ध्यान होगा 3 दिन पहले वेडनेसडे या थर्सडे को हमने बात की थी कि बाउंस करने की जगह 17,800 17,900 के बीच में। तो परसों हमने 17,800 देख ही लिया फ्राइडे। वो जो कल बाउंस हुआ था वहां से, वो जगह बहुत अच्छी थी बाउंस करने की, और हमने आज वो बाउंस भी देखा है और बाउंस भी बहुत ही बढ़िया हुआ है। लेकिन अगर यहाँ पर 18,000 के आसपास अगर बंद भी देता है तो मुझे कल अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेचिंग हो चुकी थी, अनस्ट्रेचिंग की जरूरत थी, अनस्ट्रेचिंग मिल चुकी। शायद कल साइडेज मूव भी मिल सकता है, लेकिन मुझे लगता है जब तक ये 17,800 बरकरार है तब तक अपमूव की उम्मीद कर सकते हैं। एक उसका रीजन 2, क्योंकि बैंक निफ्टी और निफ्टी को हम देखते हैं अलग अलग, तो यहाँ पर डायवर्जन नजर आता है। तो बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट नहीं जितनी कि निफ्टी में थी। निफ्टी ने एक डबल बॉटम देखा, लेकिन बैंक ने हायर बॉटम देखा, तो वह संकेत दे रहा था स्ट्रेंथ का। हाँ, इसको बहुत काफी गिरावट है, वीकनेस है, इसको टर्न होते होते थोड़ा वक्त लगता है, और पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ होगा। हो सकता है वक्त लगे, हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि हमको लगता है कि ये जो बैंक निफ्टी है इसमें पार करना पड़ेगा 43,400 और निफ्टी को पार करना पड़ेगा करीब 18,300। फिर हम कहेंगे चेन की सांस लेंगे, यस द वर्स्ट इज ओवर। फिलहाल एक प्रोसेस चालू है, एक दिन में ये बॉटमिंग और प्रोसेस खत्म नहीं होता। गाबा सर, क्या ये हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग हुई तगड़ी, सुबह से अच्छी मजबूती बनी, और अब चूंकि शाम को रिजल्ट आना है तो आईटी में थोड़ी लोग पोजीशन हल्की करके जाना चाहते हैं, मार्केट में ही हल्की करके जाना चाहते हैं? नहीं, मेरे को लगता है आज जो सुबह अपर रीजन से जो सेलिंग आ रही, जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, मुझे लगता है जो आज की बाइंग थी अर्ली मॉर्निंग की, लगातार एक शॉर्ट स्क्वीज हो गया, उसकी बाइंग की प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो लार्जर टर्म टाइम स्ट्रक्चर देखा तो है तो वीकनेस, लेकिन ये बाउंस की भी तो उम्मीद कर सकते हैं। तो बाउंस मेरे ख्याल से सस्टेन करेगा। अगर यहाँ पर जो गैप अप खुला था उसके ऊपर भी अगर बंद मिलता है तो मेरे ख्याल से ठीक ही नजर आता है। हो सकता है बिकॉज लेकिन एंटायर आईटी पैक आज ऊपर है।
दिख रहा है तो मुझे लगता है कुछ खास कुछ होने वाला नहीं है। इतना है कि शायद वक्त लगता है टर्न होते होते, एक दिन में टर्न नहीं होता। गौरव सर, टीसीएस का चार्ट देखिए। सुबह से जो उसने बढ़िया मजबूती पकड़ी है, लगभग 100 रुपए की, वो अभी भी तक बनी। इस चार्ट को देख के क्या किसी को नतीजों से पहले पोजीशन लेके जाना चाहिए? देना चाहिए। ऐसा है कि टीसीएस का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना, करीब 3200 के आसपास है। वो हमने पिछले हफ्ते लो देखा। आज मंडे है तो उसके ऊपर ट्रेड करा, अच्छा हुआ। जब तक ये 3200 बरकरार है, मेरे ख्याल से एक अपमूव मिलना चाहिए टीसीएस को। अगर ऐसा कुछ होता है तो 3400 भी पॉसिबल है। वीकनेस नहीं है। हाँ, इस अपमूव में थोड़ा करेक्शन था, और करेक्शन लगता है 5 हफ्तों का था। वो करेक्शन भी कुछ खास नहीं था, और 3200 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, वो सर्वाइव हुआ है। जब तक 3200 बरकरार है, हम कहेंगे कि अपमूव स्टिल इंटैक्ट। हाँ, अगर 3200 ब्रीच हो जाता है तो विल चेंज आवर प्लान्स। ओके, गौरव सर, टाइटन में भी एक नज़र डालिए। बिजनेस अपडेट तो उनका ठीक था, लेकिन स्टॉक में पिटाई हो गई 2% की। अभी पता नहीं प्रॉफिट बुकिंग थी या अच्छे नहीं लगे बिजनेस अपडेट। क्या टाइटन में और सेल करना चाहिए और शॉर्ट कर सकते हैं, या बस हो गया अब यहाँ से बाउंस हो सकता है? टाइटन में सपोर्ट के इर्द गिर्द है, लोअर लेवल्स पे। सुबह हमने बात की थी यहाँ पर, लेकिन क्लैरिटी नहीं थी। अगर 2500 के आसपास मौका मिलता है, स्ट्रेंथ मिलता है तो खरीदेंगे। यहाँ पर फिलहाल स्ट्रेंथ नहीं है, सपोर्ट के आसपास है लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है। जब तक इसमें स्ट्रेंथ डेमोन्स्ट्रेट नहीं होता कैटल में, तब खरीदना नहीं चाहिए। हो सकता है और साइडेज मूव मिले, थोड़ा डिप मिले, लेकिन यहाँ पर इट्स नो ट्रेड जोन इन टाइटन, तो बेस्ट स्किप। ओके, नो ट्रेड जोन है, बेस्ट टू स्किप। चलिए अब बातचीत करते हैं आज की कंपनी ब्लू स्टार के बारे में, और कंपनी का जो 2023 का आउटलुक है या बजट से उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, इस पर हम बातचीत करेंगे। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बी त्यागराजन जी हमारे साथ हैं। त्यागराजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो 2023 में बहुत सारे हम लोगों ने 22 में चैलेंजेस देखे। इन्फ्लेशन का प्रेशर था, कमोडिटी प्राइसेस थे, अब धीरे धीरे थोड़ा सॉफ्ट हुए हैं, इन्फ्लेशन भी सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन डिमांड, रूरल, ये सब बहुत सारी चैलेंजिंग सिचुएशन बनी हुई। 2023 कैसा लग रहा है आपको? It's a pleasure talking to you, Neeraj. It is wonderful. Actually, I am as optimistic as I have been about 2023. 2022 was a fantastic year. 2023, I see demand from B2B as well as B2C segments for us. ओके, तो B2C या B2B में अच्छी ग्रोथ हुई 2022 में, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूँकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अभी कई कंपनियों के बिजनेस अपडेट से दिख रहा है कि महंगी ब्याज दर का असर पड़ रहा है, कंज्यूमर लोन पे भी पड़ रहा है। तो क्या ये राइजिंग इंटरेस्ट रेट का जो चैनल है, ये वाइट गुड्स के लिए कोई मुश्किल पैदा कर रहा है? Neeraj, on the contrary, I am very impressed with the optimism that I see in tier 3, 4, 5 towns, where we have more than 65% of the business coming from. So the people are optimistic. The shops are crowded. You are seeing all around. The airlines are crowded. Hotel is crowded. And there is the demand for our products continue to be good, whether it is room air conditioners or commercial refrigeration products or the larger systems for infra manufacturing data center. It continues. त्यागराजन जी, बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आपकी बातचीत सुन के लग रहा है कि दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे टियर 2, टियर 3, टियर 4 टाइप के जो छोटे छोटे शहर हैं या रूरल इलाके हैं, जहाँ पे अब वाइट गुड या एसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं रह गई है, लेकिन वहाँ से डिमांड नहीं आ रही है। ये बहुत सारे आप FMCG कंपनीज़ के अपडेट देखिए, या जो लोग रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पे, कैंटार जैसी कंपनी, उनसे बात करिए, तो उनका मानना है कि अभी डिमांड या तो एकदम स्टैटिक है या नहीं हो रही, या नीचे की तरफ जा रही है। तो फिर ये डिमांड, मतलब असर क्यों नहीं दिख रहा आप लोगों के बिजनेस में इसका? Valid question and valid concern. It is true that the rural population are not connected to the supply chain as a whole.
The consuming public are very limited. We may say our population is 1.3 billion. Some 300 million are the consuming base. That's where we are. But by the same score, it is also giving me the optimism that the penetration level for room air conditioners is just 7%. So there is enough headroom for room air conditioners to grow. So that's where my optimism comes from. The second one is agriculture income has been good, and we are seeing demand coming back from rural markets as well. The third is massive infra spend by the government and public sector and the private sector in manufacturing data center that is keeping the demand for B2B products high. So this is where we are coming from. And look at it, the air conditioning industry itself is small. And on that small base, the growth happening is inevitable, right? That's where we are. Of course, there are many other factors which we will have to look into, like whether the global recession will catch up with India. I am not an economist. I am seeing on the ground demand holding. Building up to the summer, dealers are beginning to stock. And so we are preparing for a great summer season ahead. ओके तो एक बहुत ही निश सेगमेंट है और छोटा है, इसलिए शायद कोर पे उस तरह की ग्रोथ आ रही है, आप ये कह रहे हैं। लेकिन त्यागराजन सर ये बताइए कि 2023 में प्राइस की ट्रेजेक्ट्री क्या रहेगी, बावजूद इसके कि कुछ जगहों पे कमोडिटी प्राइसेस नीचे हुए हैं और कुछ जगहों पे अभी स्टैटिक कह सकते हैं, प्री कोविड लेवल पे तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उसके मुकाबले नीचे आए हैं। आपने 2022 में अपने बेटर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के ज़रिए कोई प्राइस हाइक नहीं ली थी। इस साल 2023 में कैसा रहेगा प्राइस का सिनेरियो? We have decided not to increase the prices. The commodity prices softened, but whatever savings we would have had, that is eaten away by the rupee depreciation. The supply chain ecosystem in India is still evolving. So the air conditioning industry will have to depend on imports. So this burden of depreciating rupee is not making us look at any kind of a price revision downwards. Now, will the prices have to be increased upwards? I don't think so. You have to play between what is the demand and what is our market share goal. The pricing is determined by the competition, and I think we are better off today in terms of pricing. And most importantly, moving to the summer season, quite a few products are getting launched, which are in line with our strategy to introduce affordable premium products. So therefore, we have made the products competitive and somewhat protecting the margin. You have seen our margins during the first couple of quarters. There had been an erosion of around 1.5%, and I think we will have to live with it now. But in Q4 and summer season, we have quite a few levers to improve the margins. Basically, because Blue Star Climatech and Sri City will come on stream, the scale advantage itself is benefiting us. Lastly, I am seeing if the global demand is coming down, there should be some kind of softening of prices of components further. इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी प्रॉज एंड कॉन्स के बीच में आप प्राइसिंग कर रहे हैं और डेफिनेटली आपकी मतलब काबिलियत है कि आप इसके बावजूद प्राइस हाइक नहीं ले रहे हैं और अभी भी आपको लगता है कि मार्जिन मेंटेन करेंगे डिस्पाइट बहुत सारी सिनेरियोज के। त्यागराजन जी ये बताइए कि आपके 3 सेगमेंट में आप काम करते हैं, एक रूम एसी है, एक कमर्शियल है और एक हैवी कमर्शियल और एक एंटरप्राइज सर्विसेज। अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से किस में सबसे बढ़िया ग्रोथ दिख रही है? Right now, all the 3 are doing well. It is room air conditioners, commercial refrigeration products, which are deep freezers, cold chain related for management of perishables or pharmaceuticals, and in the infra space, the airports and metro railway, data centers, manufacturing. So the order book itself is huge, rupees 4,000 crores or so at this point of time. त्यागराजन जी आपने कहा कि यूरोप में और दूसरे देशों में, नॉर्थ अमेरिका में थोड़ी मंदी है, वहाँ पे थोड़ा सा
डिमांड घट रही है, उसके बावजूद आपने नीदरलैंड में एक सब्सिडरी इस्टेब्लिश की है, इसके बारे में बताइए सर। Yes, we have opened offices in United States as well as Europe. So there is a subsidiary in North America as well as Europe. This is in line with our strategy to expand our global footprint. So we are doing well in India. It is time for us to grow our international footprint. We have been strong in the Middle East. Now we would like to enter Europe as well as North America in line with China plus one strategy. Because global OEMs are looking for sourcing material from other destinations than China. So therefore, we think we have an opportunity there. सर आखिरी क्वेश्चन, हम लोग बजट की बिल्कुल दहलीज पे खड़े हैं और अगर वित्त मंत्री निर्मला जी के सामने आपको एक अपनी डिमांड रखनी हो, क्या होगी वो? I have been staying away from demands such as some concession from here, there, etc. As long as it is a growth-oriented budget for nation building, I think we will invariably benefit. After all, the government has to balance the fiscal deficit as well as revenue deficit. So we are with them in that. Now, the component ecosystem in India has not yet matured. Thanks to the PLI scheme, many investments are taking place. It will be 18 months before those components are available here. In the meanwhile, I think there should be stability in terms of custom duty for those components, because we all have invested in a big way in building the capacity for air conditioners in India. The components you have to import. Therefore, if they can keep the custom duty on components fine, we will be happy. But eventually, it's a level playing field. If it is going to increase for us, it will increase for everyone. See, at the end of the day, the market will have to grow. Every one of us will flourish. For the market to grow, you cannot keep on increasing the prices. Something due to custom duty, something due to energy labeling, something due to global warming or the ozone depletion. So the air conditioning industry has been upgrading the technology every couple of years. And we have gone ahead and invested. For your information, the capacity in the country will double within another 18 months. And thanks to the PLI scheme. So the domestic demand will have to grow. Therefore, the products must be made affordable for the people. So one request is whether the custom duty can be kept unchanged. That's where we are. ओके, तो ये थी ब्लू स्टार के मैनेजिंग डायरेक्टर त्यागराजन जी की विश लिस्ट जो वो वित्त मंत्री जी से चाहते हैं। त्यागराजन सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए और 2023 के आउटलुक को हमारे दर्शकों और आपके इन्वेस्टर्स को समझाने के लिए। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और बाजार पे एक नज़र डालते हैं। 144 18,000 के बिल्कुल करीब, शायद उससे नीचे जाने की कोशिश करें। ये देखिए, मतलब जैसे मैंने अभी कहा था कि ऊपरी लेवल से बहुत प्रेशर बन रहा है और नीचे जाने की तरफ है। देखते हैं अगले 1.5 घंटे में किस तरह का रुझान बनता है, क्योंकि बाजार पे प्रेशर तो आ रहा है ऊपर से, ये तो दिख रहा है। और एडवांस डिक्लाइन में भी बहुत तेज़ी से गिरावट। एक बार उसका प्लॉट दिखाइए, चार्ट दिखाइए। 1.5:1 पे आ गया एडवांस डिक्लाइन, ये जो दिखा रहा है कि गिरने वाले शेयर्स की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। ये देखिए, बिल्कुल टच करने के करीब पहुंच गया है। 125 पॉइंट की गिरावट है हाई लेवल से निफ्टी में। छोटा सा एक ब्रेक के बाद वीरेंद्र, हर्षदा और अनुज आपके लिए बनाएंगे ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी।